नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज अचानक पीओके जा पहुंचा। शहबाज शरीफ ने बस थोड़ी देर पहले पीओके में पब्लिक को बहकाने की कोशिश की है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यह शहबाज शरीफ का पहला पीओके दौरा है। और बहुत गौर से सुनिएगा, पीओके का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जिसे पाकिस्तान की आर्मी का आसिम मुनीर का कठपुतली कहा जाता है, उसने दिल्ली ब्लास्ट पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अब दिल्ली के लाल किले ब्लास्ट का लिंक धीरे धीरे पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ से जुड़ने लगा है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला में ब्लास्ट होना और 20 नवंबर को शहबाज शरीफ का पीओके पहुंचना, वहां पर कश्मीर के मुद्दे को उछालना, पीओके के बच्चे को, वहां के नाबालिग लड़के लड़कियों को बहकाना। क्या यह एक संयोग है या फिर कोई बहुत बड़ा प्रयोग है? पाकिस्तान इस वक्त पीओके में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और उसका एक सबसे बड़ा सुराग हिंदुस्तान के हाथ लग गया है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम पाकिस्तान के इसी शैतानी चाल का भांडा फोड़ते हैं। हम रेड फोर्ट बॉम्बिंग को एडमिट कर लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दिल्ली ब्लास्ट पर क्या कहा जा रहा है? क्या मुनीर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मिल गया है? क्या पाकिस्तान ने एडमिट कर लिया दिल्ली में सुसाइड बॉम्बर को पाकिस्तान से ऑर्डर आया था और यह ऑर्डर किसने दिया था? लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। यह दिल्ली टेरर ब्लास्ट के 10 दिन बाद पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। अब पाकिस्तान को बेनकाब करने का वक्त आ गया है। अगले ऑपरेशन के लिए तैयार रहिए। यह शख्स कोई और नहीं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का फॉर्मर पीएम अनवरुल हक है, जिसने ऑन कैमरा खुलासा किया है। जो डिफरेंस है लिखने का या पढ़ने का, इसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की असेंबली में खड़े होकर माना है पाकिस्तान ने ही दिल्ली को टारगेट किया। एक बार फिर से सुनिएगा इसने क्या कहा है। तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे कर्म किया। जो स्टेटस को मुझे मिला, मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। हिंदुस्तान को आतंक की आग में दहलाने की साजिश रचने वाला किंगपिन या कहें कि मास्टरमाइंड सिर्फ एक है, यानी आसिम मुनीर, लेकिन इसके हैंडलर्स अनेक हैं। की बातों से तो यही लग रहा है कि ये अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये और मौका दे रहे हैं। सवाल है, क्या मुनीर ने सिर्फ पाकिस्तानी हैंडलर्स के दम पर भारत में अटैक का प्लान बनाया, या फिर मुनीर ने बांग्लादेश को भी भारत के खिलाफ टेरर अटैक का लॉन्च पैड बनाया? मिर्जा की जाली खत्म नबूवत का मकसद था। अब कैमरे पर इसका खुलासा भी हो गया है। ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हैं और वीडियो में आप जिस चेहरे को देख रहे हैं उसका नाम मजहर सईद शाह है। कौन है ये मजहर सईद शाह? बदर से उठी थी, अंग्रेज का सूरज डुबोया, रूस की धराती तोड़ी। सवाल है कि कौन है ये मजहर सईद शाह और ये बांग्लादेश में फुल सिक्योरिटी में हथियार बंद बॉडीगार्ड्स की मौजूदगी में क्या कर रहा है? सच सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मजहर सईद शाह उर्फ अब्दुल्ला शाह मजहर पीओके की नीलम वैली का रहने वाला है। यह शख्स लंबे समय तक कराची में रह चुका है। पहले यह शख्स केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आतंकवादी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था, फिर ये जैश ए मोहम्मद के लिए काम करने लगा। जैश में इसकी पोजीशन काफी टॉप के कमांडर्स में थी। ये जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर का भी करीबी है। मगर पिछले कुछ दिनों से इसने बांग्लादेश के कई राउंड्स लगाए हैं और वहां जाकर इसने जिहाद की क्लास चलाई है। भारत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला आतंकी हमलों की बात कही है, वो भी कैमरे पर। अंग्रेज का सूरज डुबोया, रूस की धराती तोड़ी और अमरीकी इस्तेमार को शिकस्त दी। आज जिहाद गज्जा से लेकर मकबूजा कश्मीर तक जिंदा है और रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की मेहनत जारी है। और बांग्लादेश वालों, इस बार गलती ना करना, गलती की गुंजाइश नहीं है। बहुत सोच समझ कर इंतखाब करना और जिहाद फी सबीलिल्लाह का फरीजा भी हमारा है। इसलिए आज सब हाथ खड़े कर कर कहें, एक उम्मत एक सदा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। एक उम्मत एक सदा, एक उम्मत एक सदा। अपनी जगहों पर खड़े होकर पूरी दुनिया को बताओ कि तुमने हमें जुग्राफियाई, इलाकाई, लिसानी बुनियादों पे तकसीम करना चाहा था। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, अरबों से रिश्ता क्या, तुर्कों से रिश्ता क्या, पाकिस्तान से रिश्ता क्या। मजहर सईद शाह नाम का ये आतंकी सिर्फ मसूद अजहर का क्लोज एसोसिएट नहीं है, ये मुनीर और पीओके की कठपुतली सरकार में आईएसआई के एजेंट्स का भी ट्रस्टेड जिहादी है। ये तस्वीरें मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद की हैं। उस वक्त भी आतंकी हिंदुस्तानी हमलों में मारे गए जैश के बिलाल टेरर कैंप के आतंकियों के जनाजे में फातिया पढ़ रहा था और पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी में कैमरे पर आकर हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद की कॉल दे रहा था। और अब ये बांग्लादेश जाकर भारत के खिलाफ जिहाद वाला टेप चला रहा है। मेरे इस इलाके की आवाम जो कि कमाने के बजाय देने का मिजाज रखती है और मेहमान नवाजी। शहदा का लहू कभी भी ना रायगा गया है, ना रायगा जाएगा। वो अपना रंग दिखाता रहा है, दिखाएगा। शहीदों ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है, हमारे आज़म को जवां किया है। आज ये जो मंजर जनाजे में नजर आ रहा है, ये इत्तेहाद और इत्तफाक का मंजर है, ये जज्बा जिहाद का मंजर है, ये शौक शहादत का मंजर है। और इंशाअल्लाह हम ये नजारा दुनिया को दिखाते रहें। इस वक्त नीलम से लेकर भिंबर तक, गिलगित से लेकर कराची तक कौम मुत्तहिद है, पुरजोश है। हमने अपने इस इत्तेहाद और इत्तफाक को बरकरार रखना है, अपने इस जज्बा जिहाद को बरकरार रखना है, इस शौक शहादत को बरकरार रखना है। हमें दुश्मन के दांत खट्टे करने का हुक्म दिया है। मैं बता देना चाहता हूँ, ये 1965 का पाकिस्तान नहीं है, ये 1971 का मुल्क व मिल्लत नहीं है, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मुल्क है, ये कर्नल शेर खान शहीद के वारिसों का मुल्क है, ये बुरहान वानी जैसे नौजवानों का मुल्क है, ये अली गिलानी जैसे बुजुर्गों का मुल्क है, ये आसिया अंद्राबी और अहलिया गाजी बाबा जैसी औरतों का मुल्क है। इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं और करेंगे। इंशाअल्लाह हम जिंदा रहेंगे तो गाजी, हम मर गए तो इंशाअल्लाह शहीद कहलाएंगे। गाजी बनकर अगले को काट दो या तुम कट जाओ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा और बांग्लादेश के मुसलमानों को दुरुस्त फैसला करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान और बांग्लादेश, तुर्की और सऊदीया, इंडोनेशिया और मलेशिया, अरब आजम की उम्मत को एक कर दे और खिलाफत का निजाम हमें अपना फिर आंखों से अल्लाह दिखा दे। बांग्लादेश से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, तुर्क, अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, एक उम्मत एक सदा, एक उम्मत एक सदा। तेरा मेरा रिश्ता क्या? तुम्हें अल्लाह ने मौका दिया है, गलती ना करना, वरना लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। गलती ना करना,
सोच समझकर इंतखाब करना अपने लोगों का। मजहर सईद शाह ये सब कुछ मसूद और मुनीर के ऑर्डर पर ही कर रहा है। वो इस वक्त पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक एक्टिव है। इसके पहले लश्कर तैयबा के आतंकी सैफुल्लाह सैफ ने भी कुछ दिनों पहले कैमरे पर कहा था कि हाफिज सईद चुपचाप नहीं बैठा है, वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की साजिश रच रहा है। और इन सारे आतंकवादियों का हैंडलर, सबका चीफ इंस्ट्रक्टर पाकिस्तान में बैठा मुल्ला मुनीर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके से आतंकवादियों की एक टीम, जिसमें एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स भी हैं, उन्हें आईएसआई बांग्लादेश भेज रही है। जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान में आईएसआई का टेरर नेटवर्क खत्म हो चुका है, इसलिए आईएसआई अब अपने पुराने प्लेबुक को एक्टिवेट कर रही है, जिसमें मुनीर हिंदुस्तान के पड़ोसी देशों को अपने आतंकवादी हमलों के लिए टेरर हब के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और इसके लिए उसने लश्कर और जैश को एक्टिवेट कर दिया है। पीओके से बांग्लादेश पहुंचने वाले आतंकी टूरिस्ट के तौर पर नहीं जा रहे, वो वहां कोऑर्डिनेट, आतंकियों की रिक्रूटमेंट और भारत पर हमले वाले प्लान को ऑपरेशनलाइज करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये सब सीधे सीधे मुनीर और आईएसआई की देखरेख में हो रहा है। और इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा खुद फॉर्मर पाकिस्तानी मेजर आदिल रजा ने अपने लेटेस्ट वीडियो में किया है। अजीज़, कश्मीर को लेके हमेशा तमाम पाकिस्तान के ऊपर काबिज फौजी जनता ने जो है अंग्रेजी में हुंता केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी बोलते हैं उसको। जर्नैलों ने और उनके साथ पूरी फौज शामिल है, उसका इस्तेमाल किया है हमेशा। और जब वो इस्तेमाल हमेशा उसको जो है इस तरीके से किया गया है कि ठीक है, जब भी जो है वहाँ पे जहादी तंजीमों का इस्तेमाल किया गया है, प्रॉक्सी एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, और उसको उन्होंने हमेशा जो है अपने सियासी मकासद के लिए और कौम को जो है कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया है। कि इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो कश्मीर के अंदर दोबारा से उसको एक्टिवेट करके भारत को शय देना चाहते हैं कि भारत जो है वो आके कोई जंग छेड़े। अब दोबारा इसको पकड़ने के लिए प्रॉक्सी एलिमेंट्स के जरिए, जिसमें पंजाब के अंदर जो हाफिज सईद साहब हैं और मौलाना मसूद अजहर हैं और इनकी जो प्रॉक्सीज हैं, पंजाब की प्रॉक्सीज, इनके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कैंप्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और अफगानिस्तान में भी इनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। और अफगानिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि उनको इल्म है अफगान हुकूमत को कि क्या काम हो रहा है। अगर उनको इल्म हो तो कभी ये ना होने दें, ये मेरा मानना है ऐसा। लेकिन ये एक बाकायदा तौर के ऊपर जाल बिछाया जा रहा है। आपका क्या तुक बनती है कि पंजाब के जो आपके लश्कर हैं, जो कि आपने खड़े किए हैं, प्रॉक्सी एलिमेंट्स जो आपने जमातें खड़ी की हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाके जो है वो वहाँ पे ट्रेनिंग लें और अपने कैंप्स बनाए, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बनाए। अब क्योंकि प्रेशर में आसिम मुनीर आया हुआ है और आसिम मुनीर को पता है कि उसने लंबी हुकूमत करनी है, तो वो दोबारा से इसको रिवर्स तो कर नहीं सकता, लेकिन प्रॉक्सी एलिमेंट्स को जोड़ना चाहता है जाके अफगानिस्तान के साथ कि ये जो भी कश्मीर में कर रहे हैं ये तो टेररिस्ट कर रहे हैं। मुजाहिदीन अब टेररिस्ट है ना। कियानी ने यही तो कहा ना अपने वीडियो के अंदर कि जो कल तक जो मुजाहिदीन थे हम उनको सपोर्ट करते थे, अभी उनको कुछ और कहते हैं, कुछ और का मतलब अभी इनको टेररिस्ट कहते हैं। जी यही बातचीत हुई ना जी, यही वो बातचीत करना चाह रहे थे, उसकी इम्प्लीकेशंस तो यही हैं। तो अब इनको और काउंटर, ये बेसिकली टेररिज्म को मैन्युफैक्चर करती है आपकी पाकिस्तान की फौज। आदिल रजा के दावों में दम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही भारत की खुफिया एजेंसियों को इसमें पाकिस्तान वाला सॉलिड एंगल मिला है। सुरक्षा एजेंसियों को जैश के टेरर मॉड्यूल की जांच में एक बहुत बड़े नेटवर्क का पता चला है, जिसके तार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अफगानिस्तान में बैठे पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े हैं। जिन दो नामों की पहचान हुई है उनमें एक है फैसल इशफाक भट्ट और दूसरी है डॉक्टर रुक्षा। ये दोनों पीओके और अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। हाशिम नाम के एक तीसरे हैंडलर का नाम भी सामने आ रहा है, जो टेलीग्राम की मदद से दिल्ली टेरर ब्लास्ट के आरोपियों से कांटेक्ट में था। जांच में यह भी पता चला है कि पाकिस्तान में जैश से जुड़ा एक हैंडलर हंजुल्ला उर्फ उमेर बिन खत्ताब भी टेलीग्राम के जरिए आतंकियों के संपर्क में था।
यानी भारत में आतंकी हमलों वाली नई साजिश में पाकिस्तान का लिंक करीब करीब स्टैब्लिश होता दिख रहा है। ऊपर से पीओके के फॉर्मर पीएम के खुलासों के बाद मुनीर और आईएसआई का सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया है। अगर ये चाहे किसी भी रेफरेंस में बात कर रहे हो अनवरुल साहब, लेकिन इन्होंने जो बात की है वही हादसा वहां पर हुआ है। तो उन्होंने तो पहले बात की थी, हादसा होने से पहले बात कर थी, ये बाद में बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा ना कि जी हमने ऐसा कहा था तो ऐसा हो गया, और फिर उन्होंने इसी क्लिप में इन्होंने आगे कहा कि कोई और चीज भी उन्होंने बताई कि मैंने ऐसा कहा था तो जी वो भी हो गया, तो हमने अंदर घुस के जो है वो मारा। भाई हमने कब घुस के मारा? घुस के तो भारत ने मारा था। वो तो हो रहा था, हम जवाब दे रहे थे, हमने घुस के नहीं मारा था, घुस के तो उन्होंने मारा था। हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि भाई हमने अटैक नहीं किया था, अटैक भारत की तरफ से हुआ था, हम सिर्फ जवाब दे रहे थे। इंडिया ने हमें घुस के मारा है। हाँ तो सर और कैसे मारा है? नहीं तो वो तो उन्होंने अपनी साइड से ही, अपने बॉर्डर पे ही अंदर रह के ही स्ट्राइक की ना, तो घुस के सर तो मारा मगर सर मगर जो स्ट्राइक भी की, जो उन्होंने ड्रोन थे या कुछ भी थे वो अंदर तो फेंके ना। वो जाकर वो मसूद अजहर बेचारा, उसका घर उड़ा दिया आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से। वो तो शुक्र है लगा बच गया वो घुस के। हिंदुस्तान जानता है मुनीर पाकिस्तान में बैठकर बांग्लादेश के रास्ते भारत के खिलाफ कौन सी खिचड़ी पका रहा है। और इन सबके बीच एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। दिल्ली में भारत के एनएसए अजित डोवल ने बांग्लादेश के एनएसए खलील उर रहमान से कोलंबो सिक्योरिटीज कॉन्क्लेव में मुलाकात की है, और यह उस मुलाकात की पहली तस्वीरें हैं। एनएसए डोवल ने इसी कॉन्क्लेव में सेफ्टी, सिक्योरिटी और इस रीजन में स्टेबिलिटी की बात की है। और गुरुवार को ही इंडियन नेवी ने भी पाकिस्तान के लिए नई वार्निंग जारी कर दी है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब की बार भारतीय नौसेना भी एक्शन के लिए रेडी हो रही है, और यह मुनीर के लिए रेड अलर्ट से कम नहीं है। जी, जहां तक कि आपने पाकिस्तान और चीन के बारे में कहा, ये तो फैक्ट है और हमें इसका पूरा जायजा है और हमें इसकी पूरी नॉलेज है कि वो उनको सबमरीन दे रहे हैं और सबमरीन इंडक्शन उनकी शुरू हो जाएगी बहुत ही जल्दी। लेकिन हम उस हर स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं, और उसका जो काउंटर हमें जो करना है वो उसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। और हमें मालूम है कि हमें क्या कैपेबिलिटीज़ चाहिए, जो कि हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर के एरिया में जो हमें चाहिए होंगी। तो और भी जो कैपेबिलिटीज़ जो चीन से आ रही हैं या बाकी देशों से आ रही हैं पाकिस्तान के पास, उसका हम मॉनिटर कर रहे हैं, और उसके काउंटर क्या होने चाहिए और हमें कैसे अपने टैक्टिक्स को इवॉल्व करना है, कैसे अपने चेंज करना है, हमारी क्या कैपेबिलिटीज़ हमें चाहिए, उसका हम कंटिन्यूसली एक जो है रिव्यू करते रहते हैं, और उसी हिसाब से हमारा इंडक्शन और एक्विजिशन प्रोफाइल चलता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जितना हम कर सकते हैं और जितना हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव को लेकर। आतंकवादियों की सप्लाई करने वाले पाकिस्तान और उसके आर्मी चीफ का द एंड होना तय है। पाकिस्तान भी ये बात अच्छी तरह से जानता है। ख्वाजा आसिफ क्यों डर रहा है, उसका सबूत आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय सेना ने युद्ध अभ्यास राम प्रहार की शुरुआत कर दी है। वेस्टर्न कमांड के नेतृत्व में हो रही यह एक्सरसाइज इस वक्त अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। भारत की पैदल सेना, आर्टिलरी, आर्मी एविएशन, इंजीनियर, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। इंजीनियर्स और सिग्नल कोर की तैयारी देख पाकिस्तान में सबकी धुकधुकी बढ़ गई है। मुनीर की फौज इंडियन आर्मी के आगे कहीं नहीं टिक सकती। मुनीर सिर्फ प्रॉक्सी वॉर ही कर सकता है। जैश और लश्कर के आतंकवादियों के दम पर आतंकवादी हमले ही करा सकता है। लेकिन भारत ने पिछले 6 महीने में अपनी तैयारी इतनी मजबूत कर ली है कि भारतीय सेना की युद्धाभ्यास का ट्रेलर देखकर ही पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से लेकर मुनीर तक, मसूद से लेकर हाफिज सईद तक सबके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि वो सारे जानते हैं भारत इस बार बहुत सीरियस है, छोड़ने वाला नहीं है। बांग्लादेश इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं फिर तेजी से बढ़ने लगी हैं। जमात इस्लामी के कट्टरपंथी जगह जगह अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं।
बांग्लादेश में माहौल फिर से बिगड़ रहा है। बांग्लादेश में कल फिर भारी हिंसा हो सकती है। जुमे के दिन अवामी लीग और जमात के कार्यकर्ताओं में झड़पें हो सकती हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। जुमे के दिन ढाका समेत तमाम शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ढाका में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, इस रिपोर्ट से आप समझिए। मुस्लिम लोग हमारे ऊपर टॉर्चर करती है, मंदिर भांगती है। मंदिर भांगने के बाद जो टॉर्चर मेरे दिल में होती है, मंदिर तो हमारे लिए एक घर समान है। जो इंसान की घर ही नहीं रही तो इंसान कैसे बच सकी है। बांग्लादेश का हिंदू बहुत डरा हुआ है। हसीना को फांसी की सजा सुनाने के बाद हिंदू फिर कट्टरपंथियों के निशाने पर है। शेख हसीना जाने के बाद जो हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है, शेख हसीना मरने के बाद, फांसी लगने के बाद हिंदू तो मर जाएगी, बांग्लादेश में टिक नहीं पाएगी। कॉक्स बाजार में महिलाओं को सरेआम पीटा जा रहा है। कट्टरपंथी उन्हें कान पकड़ाकर उठक बैठक करवा रहे हैं। हिंदुओं में यह डर क्यों है, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। शाम होते ही कट्टरपंथियों की फौज लाठी डंडे लेकर अचानक हिंदुओं के घरों पर हमला करने निकल पड़ती है, तोड़ फोड़ शुरू कर देती है। घरों में जो भी मिलता है उस पर लाठियां चटकने लगती हैं। हिंदू महिलाओं की ये चीख पुकार सुनकर आपको सब समझ में आ जाएगा। इस वक्त ढाका में हूं और ये ढाका का मशहूर ढाकेश्वरी मंदिर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे कुछ साल पहले और यहां पर दर्शन किए थे। हम ढाका पहुंचे हैं और लोगों से, और खास तौर पर जो हिंदू समाज के यहाँ पर लोग हैं, माइनॉरिटीज में हैं, उनसे अब समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदू समुदाय हमेशा से शेख हसीना के साथ रहा है, उसकी पार्टी को सपोर्ट करता रहा है। अब वो लोग क्या सोचते हैं शेख हसीना के बाद, क्योंकि उनकी पार्टी पर चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी है, इसको लेकर बात करेंगे। आपका नाम क्या है? तोमा। तोमा, हाँ। तोमा जी, ये बताएं कि आप लोग सपोर्ट करते रहे शेख हसीना को पहले? हाँ, सपोर्ट करते हैं। शेख हसीना जाने के बाद हमारे हिंदू के ऊपर बहुत जुल्म होती है, मार दौड़, मंदिर भांगना, सब कुछ हिंदू के ऊपर इतना जुल्म होता है, जीना मुश्किल हो, हराम हो जाती है। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं को घरों से खींचकर मारा जा रहा है। इस वीडियो में 2 हिंदू महिलाएं और 2 छोटे बच्चे हमले के वक्त करीब 50 मीटर दूर खड़े हैं। जैसे ही कट्टरपंथी हिंदू घर में मौजूद लोगों को खींच कर मारने लगते हैं, दोनों महिलाएं और बच्चे जान बचाने के लिए डर के मारे रात के अंधेरे में खेतों में भाग जाती हैं। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश का हिंदू समुदाय बहुत डरा हुआ है। शेख हसीना कैसे अच्छी थी, क्या करती थी हिंदुओं के लिए? बहुत अच्छी थी। हिंदू के लिए उसको तो जान दे दे तो कम पड़ेगी, उसकी जान दे दो तो कम पड़ेगी हिंदू के लिए। कह रही है कि शेख हसीना के लिए अगर जान भी दे दे हिंदू तो वो कम पड़ेगी। हाँ। आप लोगों के लिए क्या काम करती थी शेख हसीना, जो इतना प्यार आप उनसे करते हैं? हिंदू को सपोर्ट देना, जहाँ पर जाए सम्मान देना, जो भी चाहे, मंदिर करना। उनको फांसी की बात कही गई कि भाई फांसी दी जाएगी जो ट्रिब्यूनल है उनकी तरफ से, तब आप लोग क्या सोच रहे थे जिस दिन ये फैसला आया? बुरा लगा? बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमारी जो शेख हसीना है वो तो हिंदू के लिए माता समान थी, वो चली जाएगी। सुन के बहुत बुरा लगा। जब सुना शेख हसीना को फांसी लगी, मुझे बहुत कष्ट हुआ। सब हिंदू लोग तो शेख हसीना को वोट करते हैं, अब सब मोदी समझ नहीं आता। सब तो नरेंद्र मोदी के पास है, नरेंद्र मोदी सपोर्ट करेगी तो बांग्लादेश के हिंदू जो है वो तो टिक पाएगी बांग्लादेश में, नहीं तो इंडिया पे जाना पड़ेगा। नहीं तो बांग्लादेश में हिंदू रहना बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि शेख हसीना जाने के बाद जो हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है,
शेख हसीना मरने के बाद, फांसी लगने के बाद हिंदू तो मर जाएगी, बांग्लादेश टिक नहीं पाएगी। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के निशाने पर हर एक अल्पसंख्यक समुदाय है। कॉक्स बाजार में जमाती जिस महिला को लाठी डंडे लेकर घेरे हुए हैं वो ईसाई समुदाय की है। कट्टरपंथी सरेआम महिला को अपमानित कर रहे हैं। जमाती चाहते हैं कि बांग्लादेश में कोई भी महिला बिना हिजाब पहने अपने घर से बाहर नहीं निकले। वो इसे इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं। मैंने आदमी तो सब पार्टी को देखा, जो बीएनपी को देखा है, जातीय पार्टी को देखा है, उसके बाद अमी लीग को भी देखा है। अभी लोग सोच रहे हैं कि हम जमात को भी देख के वोट दे के देखें, ये इस्लामी पार्टी है, इसको वोट दे के देखें। जमात इस्लामी क्यों आप लोगों को लग रहा है कि कुछ बदलाव कर सकती है? बदलाव कर इस्लामी पार्टी माने इसमें झूठ सच नहीं है, सच माने अच्छा दिन कायम करने का इस्लामी आंदोलन करता है, दिन कायम करने के लिए। इस्लामी निजाम आ जाएगा यहाँ हाँ। बांग्लादेश में। जी जी। ढाका में अब हिंदुओं को सपोर्ट करने वाली अवामी लीग के पोस्टर भी चौक चौराहों पर नहीं दिखाई पड़ते। यहाँ जमाते इस्लामी और खालिदा जिया की पार्टी बीएपी के पोस्टर ही दिखाई पड़ते हैं। ये ढाका का यूनिवर्सिटी चौक है। यहीं से शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन ने जोर पकड़ा था। अब ये चौक जमातियों के पोस्टरों से भरा पड़ा है। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना सत्ता से बाहर हुई है, कैसे राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदलते चले गए और जमात इस्लामी के साथ साथ बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अपनी जड़ी जमानी शुरू कर दी। इसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। मैं ढाका में इस वक्त जो ढाका यूनिवर्सिटी है उसके पास का एक चौराहा है, उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको बहुत सारे जो पोस्टर है वो दिखाई देंगे और हर पोस्टर यहाँ जमात इस्लामी का या फिर बीएनपी का ही नजर आएगा, जो खालिदा जिया की पार्टी है। फरवरी में चुनाव हो सकते हैं बांग्लादेश में, ये माना जा रहा है और इसकी तैयारियां भी की जा रही है। कुछ ही दिन पहले शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई और हम ये देख रहे हैं कि जो अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी थी उससे संबंधित कोई भी पोस्टर या किसी भी तरह की जो गतिविधि है अब बांग्लादेश के किसी शहर या ढाका में नजर नहीं आती। और खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी इसके साथ साथ आपको सामने अगर तराजू दिख रही होगी, जमात इस्लामी का यहाँ चुनाव चिन्ह है। जमात इस्लामी जो कट्टरपंथी जमात मानी जाती है और जो धान आपको दिखाई देगा यहाँ पर जो चुनाव चिन्ह है वो बीएनपी का है। लेकिन जो स्थिति है उससे साफ है कि अब अवामी लीग यहाँ पर उस तरह से सक्रियता उसकी दिखाई नहीं देती। शेख हसीना की पार्टी पर बैन लगने के बाद बांग्लादेश में 4 प्रमुख दलों के बीच टक्कर है। बीएनपी ये खालिदा जिया की पार्टी है, अब तक 237 कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। जमाते इस्लामी ये कट्टरपंथी पार्टी है, हसीना के शासन में इस पर बैन लगा दिया गया था, अब ये चुनाव में वापसी कर रही है। एनसीपी ये छात्र आंदोलन से निकले युवाओं ने बनाया है। ये पार्टी देश में राजनीतिक स्थिरता लाने और नए संविधान का आह्वान कर रही है। गणतंत्र मंच ये 6 राजनीतिक दलों का गठबंधन है जिसकी घोषणा 2024 में की गई थी। एनसीबी सारा कोई কোনো দিক যাচ্ছে পারছে না, বুঝছেন? एनसीबी अभी आपके सामने जो बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि जमाते इस्लामी बेस्ट है, ये है না জামাত ইসলাম বেস্ট না, বেস্ট হলো এনসিবি বেস্ট। এনসিবি দিয়ে জামাতও টানাটানি করে, খালেদা জিয়াও টানাটানি করে, দুইজনই एनसीबी के निया मातामाती। जमातियों के खौफ से ढाका के धान मंडी इलाके में पुलिस का कड़ा पहरा है। यहाँ शेख हसीना का पैतृक आवास है। जब शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई थी तब हसीना के विरोधी वहां बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। वो धान मंडी में शेख हसीना का घर ढहाना चाहते थे। भीड़ में वो छात्र भी थे जिन्होंने हसीना के खिलाफ आंदोलन चलाया था और वो जमाती भी थे जिन्हें यूनुस की सरकार में खुली छूट मिली हुई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जब फांसी की सजा सुनाई गई उस वक्त सबने देखा कि किस तरह से उनका जो पैतृक आवास है ढाका में मौजूद, यहाँ पर हिंसा हुई थी। बहुत सारे जो लोग हैं उनमें छात्र भी शामिल थे, वो बुलडोजर लेकर जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ धान मंडी ढाका में यहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद से ही इसको अब बंद कर दिया गया है। जो कंटीले बैरिकेड्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ये जो रास्ता है और सामने आपको जो दिखाई देगा
वो शेख हसीना का पैतृक घर है, जो उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान जो संस्थापक थे बांग्लादेश के, वो यहीं पर रहा करते थे। 1975 में उनकी भी यहीं पर हत्या कर दी गई थी और अब उनके पैतृक घर को ढहाने की कोशिश यहाँ पर की गई। बुलडोजर लेकर कुछ लोग पहुंचे थे, जिसके बाद से इस पूरे इलाके को एक तरीके से बंद कर दिया गया है, कोई अंदर नहीं जा सकता। पुलिस का ये भी कहना है कि ये जो बैरिकेड्स है वो अभी नहीं हटेंगे, क्योंकि उनको आशंका है कि फिर से स्थिति को खराब किया जा सकता है, क्योंकि कल जुमे का दिन है। इस तरह की आशंका है कि फिर से यहाँ पर बड़े जो प्रोटेस्ट है वो हो सकते हैं जुमे की नमाज के बाद। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया गया है। यूनुस की काम चलाओ सरकार में कट्टरपंथी कानून अपने हाथ में लेने से बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीरें उसी बांग्लादेश की हैं जहां पुलिस को कट्टरपंथी सड़कों पर कूट रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को केयर टेकर यूनुस ने फ्री हैंड दे दिया है। उसी का नतीजा है कि बांग्लादेश की पुलिस पिट रही है, उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। कट्टरपंथी ब्रिगेड ईंट पत्थर मार रही है, डंडा लेकर सड़कों पर दौड़ा रही है। ऐसे ही उपद्रवियों ने उस दिन शेख हसीना के घर पर दो तरफ से हमला किया था। भीड़ का एक रेला धान मंडी की तरफ से आया था और दूसरा रेला शुक्राबाग की तरफ से आया था। अब इस इलाके में पुलिस का सख्त पहरा है। ये शुक्राबाद धान मंडी का इलाका है जो दाईं तरफ आप मेरे देख रहे हैं, और यहाँ से भीड़ होते हुए दोनों तरफ से, इधर से भी और पीछे की तरफ से भी बहुत बड़ी तादाद में जो भीड़ है वो आई थी। इन दुकानों को फौरन बंद कर दिया गया था। पुलिस यहाँ पर नजर आ रही थी और पूरी जो मॉब है उसके बाद पहुंचती है यहाँ पर जो धान मंडी 32 है, जहाँ शेख हसीना का जो पैतृक घर है, शेख मुजीबुर रहमान जो उनके पिता यहाँ पर रहते थे और 1975 में उनकी यहीं पर हत्या की गई थी। तो ये पैतृक निवास जिसको पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है, आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा। पुलिस वहां पर सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों रास्तों को, दो रास्ते यहाँ पर है, इन दोनों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और अब अंदर जाने की किसी तरह की इजाजत किसी को नहीं है। तो ये तमाम जो स्कूल, दुकानें, जो घर है यहाँ पर शुक्राबाद के इलाके में और जो धान मंडी का इलाका है, इन तमाम जगहों पर यहीं पर एक तरीके से उपद्रव मचा था। ईंट पत्थर भी चले थे। पुलिस ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की और भीड़ को यहाँ से आगे की बढ़ने, हालांकि पुलिस ने रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही थी,